अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ नूर अहमद और आप देख रहे हैं लैब केमिस्ट्री 369। दोस्तों जो आज हमारी जो टॉपिक है वो एटम के साइज के बारे में है। और दूसरा पॉइंट इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा वो हमें यानी कि एटम हमें दिखाई क्यों नहीं देता, इसके बारे में समझेंगे कि हमें एटम क्यों नहीं दिखाई देता, इसमें क्या प्रोसेस चलता है, क्या लॉजिक है कि यानी कि हमें एटम क्यों नहीं दिखाई देता। उसकी वजह ये होती है दोस्तों, जो भी चीज हम यूनिवर्स में देखते हैं उसमें एक प्रोसेस चलता है, यानी कि उस चीज पर मटेरियल पर लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है और हम उन चीजों को देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें यह भी मालूम है यूनिवर्स में जो भी चीज मटेरियल है वो एटम से मिलकर बनता है। ठीक है, यानी यूनिवर्स में जो भी चीज मास रखती है वो जगह को घेरती है और जगह को यानी कि ऑक्यूपाई करती है, वो क्या कहलाती है, मैटर। जितनी भी चीजें हैं यूनिवर्स में वो यानी कि मैटर कहलाती हैं। और मैटर किन का बना होता है, एटम से मिलकर बनता है। ठीक है, लेकिन हमें मैटर तो नजर आ जाता है, मटेरियल तो हमें नजर आ जाता है, लेकिन हमें एटम नजर नहीं आता। उसकी क्या वजह है, उसकी क्या लॉजिक है। उसकी लॉजिक ये है कि जब लाइट उस मटेरियल पे रिफ्लेक्ट होती है तो वो लाइट हमारी आंखों में आती है और हम उस चीज को देख पाते हैं, उस मटेरियल को देख पाते हैं। लेकिन उस मटेरियल के अंदर है वो हमें एटम, हम उसको नहीं देख पाते। उसकी वजह ये होती है जो जो एटम है ना, ये फर्स्ट कर लेते हैं ये एटम है। और बेसिकली जो विजिबल लाइट है ना, ये चीजों को देखने में मदद देती हैं, विजिबल लाइट। अब फिजिकल वेव, इसकी जो लाइट है उसकी जो वेव लेंथ होती है ना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये विजिबल लाइट है, ये एटम है। तो जो विजिबल लाइट की जो वेव लेंथ है वो ज्यादा है, जो एटम का साइज है वो छोटा है, यानी कि वो लाइट एटम को रिफ्लेक्ट ही नहीं करती, जिसकी वजह से हम उस एटम को देख नहीं पाते। ठीक है, लेकिन एटम को देखने के लिए हम कौन सी यानी कि वेवलेंथ वाली रेडिएशन यूज करेंगे, वो हम यूज करेंगे यूवी राइट, यानी कि यूवी रेज होगी, एक्स रेज होगी, गेमा रेज होगी। ज्यादातर यानी कि एक्स रेज का आपने सुना होगा, यानी कि आपने हॉस्पिटल में सुना होगा, किसी यानी कि इंसानी जिस्म का एक्सरे जब लेते हैं, किसी अज़ा का एक्सरे कहते हैं, तो उसमें एक्स रेज यूज हो रही होती है। तो उसमें फिर नॉर्मल क्या चलता है, ये फर्क करते हैं, ये हमारा एटम है, ये एक्स रेज है। क्योंकि इसकी वेव लेंथ छोटी होती है जिसकी वजह से ये इस एटम से इसका कोलिजन होगा, टकराएंगी, टकराने के बाद इसमें रिफ्लेक्शन होगी, फिर हम इसको यानी किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इसको हम देख पाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें मैकेनिज्म चलता है। इसमें क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है जिसकी वजह से हम एटम को देख नहीं पाते, क्योंकि एटम का साइज छोटा होता है। बस इसमें यही लॉजिक है, यानी कि हम एटम के क्यों नहीं देख पाते। हम मटेरियल को देख पाते हैं क्योंकि वो जो ये वेवलेंथ है, यूवी विजिबल जो लाइट है वो ओवरऑल मटेरियल को टकरा कर हमारी आंखों में आती है, तो हम उस मटेरियल को देख पाते हैं, उस मटेरियल के अंदर एटम को नहीं देख पाते। ठीक है, उसके लिए विजिबल रेज यानी कि जरूरी है। अब होता क्या है, ये मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिखाई गई हैं। ठीक है, इसमें शुरू में होती है जो इसकी वेवलेंथ यानी ज्यादा होती है, फिर ऐसा ऐसा वेवलेंथ कम होती है, उस तरतीब से मैंने इसको नाम दिए हैं। सबसे पहले रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड
रेज है, विजिबल रेज है, यूवी रेज है, एक्स रेज है, गेमा रेज। ठीक है, इसकी जो वेव लेंथ है ना, इधर से इधर लेफ्ट से राइट साइड पे इंक्रीज होती है, सॉरी डिक्रीज होती है, जैसे कि आपको यहाँ से नजर आ रहा है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली होता क्या है, कोई भी जो लाइन है उसमें जो वेव पास होती है 1 सेकंड में, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जितनी वेव लेंथ छोटी होगी उसमें फ्रीक्वेंसी भी उसकी ज्यादा होगी, उसमें ज्यादा वेव पास हो रही होती है। 1 सेकंड का टाइम देते हैं उसमें। ठीक है, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा, यानी कि हमने समझा, यानी कि हम एटम को क्यों नहीं देख पाते। उसकी खास वजह यही है, जो एटम का साइज छोटा होता है जिसकी वजह से लाइट उस पर रिफ्लेक्ट नहीं होती है, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है, तो हम उसको देख नहीं पाते। उसके लिए हमें फिर एक्सरेज की जरूरत पड़ती है, फिर उसके थ्रू हम यानी कि मशीनरी के थ्रू हम उसको देख पाते हैं। अब हम आ जाते हैं एटम के साइज के बारे में। एटम के साइज को समझते हैं। तो एटम के साइज को समझने के लिए मैं आप छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। जिस शहर में आप रहते हैं, जिस सिटी में आप मौजूद हैं, यानी कि उस सिटी को आप अगर सेंटर में एक फुटबॉल रख दें, वो जो उस सिटी का जो किनारे हैं, यानी कि उसको आप ऑर्बिटल समझ लें, उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो एटम का साइज यानी कि इतना बड़ा होता है, तो आप पूरे यानी सिटी के सेंटर में एक फुटबॉल रख लें, छोटा सा फुटबॉल रख लें, तो एटम का साइज इतना बड़ा होता है। लेकिन सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बाकी किनारों पे ऑर्बिटल। ठीक है, या यूं कहना है एक पूरा कमरा है, इस कमरे के सेंटर में अगर एक में निडल की का वो जो पॉइंट वो रख दें, बाकी पूरी जो जगह है वो यानी कि ऑर्बिटल के, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि वो एक एटम का साइज के बारे में बताएंगे। सेंटर में एक सुई की तरह स्मॉल सा पॉइंट रख दें, तो यानी कि इतना होता है। अच्छा, जो एटम होता है ना, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है जिससे प्लस चार्ज होता है, और इसमें न्यूट्रॉन होता है सेंटर में, उस पर न्यूट्रल चार्ज होता है। जैसे कि नाम से जाहिर है, न्यूट्रल। ठीक है, तो प्रोटॉन इसको अब पी से पॉजिटिव, तो इसमें प्लस का चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। अब जो प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये बराबर इक्वल होते हैं। चार्ज इक्वल होता है, लेकिन इसका जो मास है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अब इसको मैं यूं समझाना चाहूंगा। एक प्रोटॉन का जो वेट है ना, आप उसका वेट लेना है 2 kg, 2000 ग्राम। ठीक है दोस्तों, दो 2000 ग्राम का आपका वेट लेना है एक प्रोटॉन का। न्यूक्लियस में तो बहुत सारे प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे भाई, उतने ही प्रोटॉन पाए जाएंगे। मैं सिर्फ एक प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, यानी कि एक प्रोटॉन का वेट लेने 2 kg, यानी कि 2000 ग्राम। और उसके मुकाबले में एक इलेक्ट्रॉन ले लें 1 मिलीग्राम। अब 1 मिलीग्राम कितना होता है, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम में, सिर्फ 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का हम जो मास ले रहे हैं, फर्क कर रहे हैं, उसका जो वेट ले रहे हैं 1 मिलीग्राम ले रहे हैं। वो प्रोटॉन का जो वेट ले रहे हैं वो 2 kg ले रहे हैं। अब आप हिसाब लगा लें, कैलकुलेट कर लें, यानी जो इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो प्रोटॉन के मुकाबले में ना होने के बराबर है। ठीक है, आटे में नमक के बराबर है। समझ आ रही है आपको? तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मूव करता है, वो जो एक प्रोटॉन है 2 kg का, वो 1 मिलीग्राम इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहा है। ठीक है, चार्ज इक्वल है, ये ध्यान में रखना, दोनों का चार्ज इक्वल है।
वो न्यूक्लियस के गिर्द मूव करवा रहा है। लेकिन आप उसका डिस्टेंस देखें, न्यूक्लियस का जो जो पहले 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये एक प्रोटॉन, ठीक है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। ये 1s ले लेते हैं हम, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। एक क्लॉकवाइज मूव करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है, यानी दोनों की स्पिन ऑपोजिट होती है। तो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं प्रोटॉन जिस पे प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। दोस्तों आपको ये भी मालूम होना चाहिए जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इनकी मूवमेंट होती है। आपने कॉक मॉडल पढ़ा होगा, उसमें इनके मूवमेंट पाई जाती है आपस में। प्रोटॉन में मूव कर होते हैं, न्यूट्रॉन में मूव कर होते हैं, ठीक है, वो एक खास यानी कि डिस्टेंस पे। वो जो इलेक्ट्रॉन है ये एंटी क्लॉक मूव कर होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। अब बहुत सारे दोस्तों को इसकी शेप का नहीं अंदाजा, वो शेप कैसे होती है। इसकी जो शेप बनती है वो फुटबॉल की तरह बनती है, यानी कि फुटबॉल के सेंटर में न्यूक्लियस होगा जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे। वो जो फुटबॉल का जो बाहर वाला हिस्सा है, जो दीवार आपको जो उसका, ठीक है, नजर आ रही है, वहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। क्योंकि जब दो चीजें आपस में जब दो चीजों की आपस में मूवमेंट होती है, न्यूक्लियस में भी मूवमेंट पाई जा रही है और इलेक्ट्रॉन में भी मूवमेंट पाई जा रही है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता उनकी जो पोजीशन है वो एक ही रहे, उनकी पोजीशन चेंज होगी। इलेक्ट्रॉन की हमेशा मूवमेंट के दौरान उसकी पोजीशन चेंज होगी। जैसे ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है, कभी इधर मूव करेगा, कभी यूं मूव करेगा, कभी यूं मूव करेगा, ये चारों तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रॉन के गिर्द, प्रोटॉन के गिर्द, सॉरी न्यूक्लियस के गिर्द। यानी कि इसकी शेप यूं बनेगी। ये हम न्यूक्लियस से ले लेते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, ये हमने ऑर्बिटल बनाया हमने, यानी कि एक मूव कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर ही मूवमेंट है, इसके अंदर ही मूवमेंट है, तो ये कभी भी नहीं होगा भाई ये वो इसी रास्ते पे मूव करे, ऐसा नहीं होगा, वो अपना रास्ता चेंज करेगा, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, फिर ये इधर मूव करेंगे, ठीक है, फिर ये इधर मूव करेंगे, ठीक है। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन की जो जगह है, यानी कि वो चेंज करते रहेंगे, यानी कि वो एक शेप फुटबॉल की तरह मूव करेंगे। फुटबॉल जिस तरह फुटबॉल शेप बन जाती है, इसी तरह यानी कि वो इलेक्ट्रॉन हर जगह पाए जाएंगे। समझ आ रही दोस्तों आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी कि न्यूक्लियस के हर तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनकी जो स्पिन है दोनों इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट होगी, एक की क्लॉकवाइज होगी और एक की एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। और जो दो सेम चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन जो ऑपोजिट चार्ज है वो अट्रैक्ट करते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान पाई जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मूव करता है। यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपने यानी कि दूर अपने से दूर जाने नहीं देता, जिसकी वजह से वो एक ही रास्ते पे मूव करता रहता है, यानी कि वो रास्ता चेंज करता रहता है लेकिन वो न्यूक्लियस के गिर्द मूव करता रहता है। यानी कि वो एक फुटबॉल की तरह शेप बना लेंगे, ठीक है। शेप का मतलब है यानी कि वो चारों तरफ पाए जाएंगे न्यूक्लियस के गिर्द, हर जगह पॉइंट पे पाए जाएंगे। यानी कि ये अब 1s, हम इसको पहले ऑर्बिटल को हम 1s कहते हैं, ठीक है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ जो स्फेरिकल शेप होता है, ये यहाँ पाए जा रहे हैं, ये यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि
न्यूक्लियस के गिर्द हर जगह फुटबॉल की तरह पाए जाएंगे, हर तरफ पाए जाएंगे, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो सॉरी, अच्छा अच्छा, अब कॉमन सेंस है वो ये है, क्योंकि दोनों पे चार्ज, प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऑपोजिट होता है, वो सेम यानी कि सेम चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। बेसिकली जो एटम होता है वो न्यूक्लियर होता है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की चार्ज बराबर होती है। लेकिन आप नोट करें, जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक ऑर्बिटल में, वो दूसरा ऑर्बिटल जो मूव कर रहा है उसकी और उसकी स्पीड में फर्क होगा या नहीं होगा? होगा। क्योंकि अब वो उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ गया है, चार्ज एक ही है, दोनों का चार्ज एक ही, इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक ही है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, उसकी जो मूवमेंट है न्यूक्लियस की गिर्द वो कम हो जाएगी। इसी तरह हम ऑर्बिटल यानी ऊपर जाते रहेंगे, उसकी जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो कम होती जाएगी। इसी वजह से जो ऑटोमोस्ट शेल में ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको रिमूव करना आसान होता है, वो इजीली रिमूव हो जाते हैं बानिस्बत अंदर वाले ऑर्बिटल की निस्बत। तो ये तो था साइज के बारे में। अब जो शेप है यानी कि ऑर्बिटल की, जो एस ऑर्बिटल होता है उसकी शेप स्फेरिकल होती है, ठीक है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे वो स्फेरिकल S1 ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद हम होती है पी ऑर्बिटल। पहले में 1s ऑर्बिटल पाए जाते हैं, दूसरे में sp ऑर्बिटल पाए जाते हैं, तीसरे ऑर्बिटल में spd यानी कि सब शेल पाए जाते हैं, चौथे में spdf सब शेल पाए जाते हैं, ठीक है। जो p ऑर्बिटल होते हैं उसकी शेप होती है डम्बल शेप होती है, ठीक है, ये p ऑर्बिटल है। और जो d ऑर्बिटल है उसकी डबल 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 शेप होती है, यानी कि उसकी यूं होती है, ठीक है। लेकिन इनके सेंटर में, न्यूक्लियस सेंटर में ही होगा, ये हमेशा याद रखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट न्यूक्लियस ने देनी है तो वो सेंटर में ही रहेगा, चाहे आपका ऑर्बिटल किसी जो मर्जी शेप का हो, लेकिन वो सेंटर ही में रहेगा, क्योंकि उसने मूवमेंट तो करवानी है इलेक्ट्रॉन को, तो वो सेंटर में ही रहेगा, ठीक है। इसी के ना जो एफ ऑर्बिटल होता है वो कॉम्प्लिकेटेड शेप का होता है। तो ये था साइज के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, तो यानी कि हमें एक एटम दिखाई क्यों नहीं देता, ठीक है, दूसरा हमने एटम के साइज के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो 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 मेहरबानी करके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, कमेंट्स करें और दूसरे दोस्तों को शेयर करें। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज।